मैं विकास कुमार आज फिर से आपका फिजिकल पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर्स में ये बात होगा कि डाइपोल्स का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। मतलब ये कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। मतलब वो कितना पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी को अडॉप्ट कर सकता है। दरअसल अगर हम बात कर ली यूं कि एक विद्युत द्विध्रुव जो है, अगर आप उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो कितना स्थिर ऊर्जा को बरकरार रख सकता है, ये हमारा आज का चर्चा होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना जो पिछला वीडियो जो था, जो इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में ही बनाया था, उसमें हमने ये आपसे कहा था कि उसमें हमारा जो जिक्र था वो ये था कि एक टॉर्क जो होता है डाइपोल्स पर कैसे लगता है, उसका फंक्शंस क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, कौन सा एक्सप्रेशंस को वो मतलब कि शो करता है, एक टॉर्क का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पर, मतलब कि एक विद्युत द्विध्रुव पर टॉर्क कैसा काम करता है, उसका व्यंजक क्या होता है, और उसका डेरिवेशंस भी हमने देख रखा था। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जब टॉर्क जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पर लगता है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जब भी होता है और उस पर टॉर्क जब एक्टिंग करने लगता है, जब उस पर टॉर्क अप्लाई किया जाता है तो वर्क डन यानी कि उसका मूवमेंट के कारण वर्क डन कितना होता है, तो उस पर जितना भी चर्चा था वो हो चुका है। अगर आपको उसके बारे में जानना है, अगर आप जानने के इच्छुक हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। तो आज का मेनली हमारा चर्चा रहेगा कि एनर्जी कितना मतलब मिलता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो मतलब कि एक सामान्य विद्युत क्षेत्र में जब भी एक विद्युत ध्रुव को रखा जाता है, विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, तो स्थिर ऊर्जा कितना बनता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो टॉर्क के लगने के कारण उसका वर्क डन कितना होता है, क्योंकि वर्क डन से ही रिलेटेड आपका एनर्जी होता है। आपको हम बता दें कि आप जितना ज्यादा वर्क डन करोगे उतना आपका एनर्जी मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो पहले हमें उस वर्क डन को जानना होगा। तो हम बात करते हैं यहां पर वर्क डन ड्यू टू एक्टिंग ऑफ टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क के द्वारा जब टॉर्क लगता है, टॉर्क के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पर कितना वर्क डन होता है जब उसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। जैसा कि आप ये अरेंजमेंट में जरा देखो, ये अरेंजमेंट हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है, ए और बी पॉइंट पर चार्ज है। आप डाइपोल किसको बोलते हो, तो डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां एक समान और विपरीत आवेश को कुछ दूरी से अलग कर दिया जाता है। उस दूरी को आप डी बोलते हो, जिसका वैल्यू 12 होता है। यानी कि अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करोगे तो वैल्यू होता है Q × 12, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज इनटू टोटल सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सेपरेशन इनटू स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यानी कि आवेशों के बीच की दूरी और आवेशों का प्रबलता के गुणन को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ए और बी पर अलग अलग पॉइंट पर आपका चार्ज है, ये आप बात कर लो -Q और +Q, दोनों के बीच का सेपरेशन है 12, जिसको आप डी से इंडिकेट कर रहे हो। और यहाँ पर टॉर्क जब भी लग रहा है, जब भी टॉर्क इस पर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके साथ ऐड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इसको क्या कर दिए हो, प्लेस कर दिए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। तो ये तो इस पर टॉर्क लगने के कारण जब भी टॉर्क लगता है तो क्या होता है कि टॉर्क लगता है तो एक स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस होता है। हमने अपना पिछले वीडियो में जिक्र किया है कि टॉर्क जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगता है तो कुछ स्मॉल एंगल से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करता है। जब भी स्मॉल का बात किया जाएगा तो भैया ध्यान रखना कि आपको क्या लगाना है, डिफरेंशिएशन लगाना है। मतलब कि ये था कि ड्यू टू change in theta as small angles, that is d theta, इसीलिए वर्क डन कितना होता है, तो dw इज इक्वल टू
टाउ डी थीटा, टॉर्क इनटू वो एंगल, टॉर्क और वो एंगल यानी टॉर्क लगने के कारण जो एंगल बना। टाउ का वैल्यू आपको पता है क्या था, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये जरा देखो आप, जब स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया तो वर्क डन इसका ये रहा, ये इसका वर्क डन रहा। लेकिन अगर बात ये कहा जाए कि अब टॉर्क फुल्ली यानी कंप्लीटली जब लग रहा है और वो एंगल बढ़ने लगा, एंगल जो हो रहा है बढ़ रहा है, अब नाउ व्हेन displacement change from 90 डिग्री टू थीटा, यानी 90 से थीटा पर, यानी कि अब उसका थीटा 90 से थीटा चेंज करेगा। देखो 90 है, यहाँ पर 90 है, जैसे ही थीटा बढ़ेगा तो 90 से बढ़ने लगा ना जी। 90 था, अगर इसमें इस थीटा में 10 या 15 डिग्री का भी मतलब कि इंक्रीमेंट हो रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा, 110, 120, 150 के करीब होगा। यानी कि अब वो क्या कर रहा है कि बढ़ना शुरू कर दिया। तो आपको पता है कि जब स्मॉलेस्ट टर्म का बात किया जाता है तो आप डिफरेंशिएशन लगाते हो, और जैसे ही अब ओवरऑल सारे टर्म को ले लिया जाता है, मतलब कि वो सभी क्वांटिटी, वो सभी वैल्यूएशन को जब ले लिया जाता है यानी कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, तो इंटीग्रेशन लगता है। तो हम जब बड़ा प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ से इंटीग्रेशन होगा, तो हमारा जो u होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो u थीटा माइनस u 90 डिग्री चेंज कर रहा है ना भाई, तो चेंज करेगा। यहाँ से आपका वर्क डन आपको पता है, ये आपको वर्क डन क्या है पता है, तो आप क्या करोगे, हम इसको क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं ना, इसको चेंज कर देते हैं कैसे, तो पी ई साइन, अब यहाँ से इंटीग्रेशंस लगे ना, इंटीग्रेशंस लगा देते हैं। तो पी ई एज ए कांस्टेंट टर्म का काम कर रहा है, पी जो है एक नियतांक का काम कर रहा है। मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेट किसको करना है, साइन थीटा को। इसमें लिमिट लगा दो आप, इसमें लिमिट क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो थीटा से 90 डिग्री तक का इसमें चेंजिंग हो रहा है, थीटा से 90 डिग्री तक का। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करते तो वैल्यू क्या मिलता है, पी ई साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos थीटा। आप इसमें लिमिट रखते हो, लिमिट हमने रख दिया है, ये हो गया हायर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, हायर लिमिट लोअर लिमिट। तो क्या होता है कि लिमिट वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाना पड़ता है। तो आपको पता है कि ये आपके पास वैल्यू आ रहा है। वर्क डन जब हुआ तो आपके पास कंडीशंस ये था, वर्क डन जो हुआ था कंडीशंस ये था। इस वर्क डन से हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल पर टॉर्क कंप्लीटली काम करना शुरू कर देता है, जब थीटा का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगता है, काफी बढ़ने लगता है, तो वहां पर आपको इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ता है। जैसे आपने इंटीग्रेट किया तो क्या मिल रहा है कि पी ई माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगा हुआ है थीटा से 90 डिग्री। अब हम यहाँ से एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि अब हमारा एनर्जी मिलना शुरू कर देगा। अब देखो अब एनर्जी हमारा कितना हो रहा है, हम यहाँ सब एनर्जी के करीब पहुंच गए हैं। तो एनर्जी हमारा कितना होगा ये देखो क्या जाएगा। तो हम यहाँ से एनर्जी को देखते हैं, तो इस हेंस इस तरह से U एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका PE यहाँ से माइनस कॉस, अब यहाँ से लिमिट लेकर मैं घटाना है ना, तो घटाएंगे इसको थीटा माइनस 90 डिग्री। जैसे ही आप इसको चेंज करोगे तो आपका एक कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा कितना, PE cos थीटा। ये आपका हो गया कौन सा पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हुआ इसका डाइपोल का, यानी कि स्थिर ऊर्जा हुआ आपका, ये हुआ आपका स्थिर ऊर्जा। हम जरा इसको हटा देते हैं तो आप कंप्लीटली इसको देख पाओगे, ठीक है। हम जरा इसको हटा देते हैं, तो ये आया कैसे, ये कैसे आया, तो जब भी एक टॉर्क जो मतलब कि डाइपोल पर, मतलब कि जब वो टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है डाइपोल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो वर्क डन आपका कितना था, वर्क डन
एक स्मॉल एंगल से जब डाइपोल डिस्प्लेस हो रहा है तो स्मॉल एंगल से मतलब डाइपोल का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वहां पर हम क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन। आपको पता है स्मॉलेस्ट टर्म का बात किया जाता है तो डिफरेंशिएशन। छोटा एंगल से डिस्प्लेस हुआ था ना, काफी छोटा एंगल से डिस्प्लेस हुआ है तो वहां पर डिफरेंशिएशन, तो हमारा डिफरेंशिएशन करते हुए वर्क डन कितना मिला था, dw = tau d थीटा, मतलब pe sin थीटा d थीटा। अब आपको पता है कि बिना वर्क डन किए तो एनर्जी आएगा नहीं, वर्क डन में अब एनर्जी की बात, तो अब एनर्जी तो भाई छोटा मतलब थीटा के लिए नहीं निकालोगे, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए निकालोगे ना, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालोगे। जैसे कहने का मतलब है कि अब कोई व्यक्ति चलना चाहता है, मतलब कि मान लो कि बात करते हैं मॉर्निंग वॉक पर, तो कोई व्यक्ति अगर एक स्टेप लेता है तो एक स्टेप का एनर्जी निकालना तो बेवकूफ़ी निकालेगा। आप चाहो कि भाई हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल मूव मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट करने के बाद एनर्जी निकालेंगे, या नहीं कि आप मूर्खों के जैसे एक एक स्टेप पर एनर्जी निकालोगे तो कोई बोलेगा यार तो पक्का बेवकूफ़ आदमी है। आप क्या करो ना, टोटल स्टेप का एनर्जी निकालो। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी टोटल का बात किया जाता है तो ये इंटीग्रेशन आता है, और जब छोटे टर्म का बात होता है तो इंटीग्रेशन आता है। तो स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया था टॉर्क लगने के बाद तो हम वर्क डन निकाल लिए थे, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में निकाले थे। लेकिन जैसे ही आप एनर्जी की बात करते हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो 90 से बढ़कर अब जहां तक जाए, तो अब एब्रॉड मतलब कि काफी बड़े रूप में जब लिया जाता है तो वहां पर इंटीग्रेशन होगा। हमने यहाँ से क्या कर दिया है कि इसको इंटीग्रेट किया, क्योंकि थीटा काफी हेवी मतलब बात हो गया, ये मतलब बहुत ज्यादा एंगल होगा ना, 90 से बढ़ेगा तो 90 छोटा हो गया। तो इस तरह से आप ये वर्क डन से क्या कर रहे हो, इसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। लिमिट आपके पास होना चाहिए। लिमिट का मतलब होता है कि न्यूनतम दायरा यानी कि एक बाउंड्री होनी चाहिए। तो 90 तो उसका स्मॉलेस्ट टर्म हो गया, और थीटा मैक्सिमम, थीटा का मतलब 200 500 जितना हो जाए। तो ये आपका हायर लिमिट लोअर लिमिट हो गया। साइन को आप इंटीग्रेट करो तो माइनस cos थीटा होता है, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको पता है। तो जैसे ही आप इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपके पास वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, Pe cos थीटा। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव का स्थिर ऊर्जा। जो आप द्विध्रुव को कहां रखे हो, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हो, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है। ये रहा हमारा एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, पोटेंशियल एनर्जी का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहा, जो कि डाइपोल को आप विद्युत द्विध्रुव में, मतलब विद्युत द्विध्रुव को जब मतलब कि विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, साथ साथ आपने पिछला वीडियो में उसका वर्क डन भी देख लिया है और टॉर्क का वैल्यू भी देख लिया है। तो ये एक कंप्लीट लेक्चर रहा। अब हम थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट की बात करते हैं, यूनिक पॉइंट का, जो काफी आपके लिए मतलब फायदेमंद होगा। एज ए कंपटीशंस का व्यू का बात कर लो, आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी का बात कर लो, या फिर बीएससीबी का 1 या सीबीएसई का जो भी बात करना चाहते हो कर सकते हो। उसमें हम थोड़ा सा उसको जिक्र लेते हैं। आई होप कि आपको ये जो टर्म है, जो भी हम समझाए, आपको समझ में आया होगा। तो आप अपना जो भी आपको जो अपना व्यू है वो क्या करोगे कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, आपको जो भी लग रहा है। इसमें आप मान लो आपको लगता है थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए या फिर थोड़ा सा इसका आइडिया बदलना चाहिए, तो भी आप हमको बोल सकते हो। हम जरूर कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, जो भी रहेगा। तो आप हमें अपना जो विचारधारा है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो ओपिनियन बन रहा है, हमें बताओ। तो हम कुछ छोटे छोटे टर्म का बात करते हैं, मतलब कि इसमें ऐसे कोई एब्रॉड टर्म नहीं है, छोटा छोटा ही टर्म है, लेकिन जानने के लिए एग्जामिनेशन हमसे जरूरी है। तो हम बात करते हैं जरा यहां से सम इंपॉर्टेंट टर्म। कुछ महत्वपूर्ण पद। ये पहला बात आपको बारीक से जानना होगा। हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म के बारे में, बात करेंगे बारी बारी से, आप उसको जरा सा देखोगे। तो पहला टर्म हमारा ये है कि जब भी एक टॉर्क लगता है, when tau is applied on dipole, then if theta is 90 degree, then tau max। ये पॉइंट जरा आप समझोगे। कह रहा है
कि जब भी टॉर्क को डाइपोल पर लगाया जाता है तब अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ तो टॉर्क मैक्सिमम होता है, यानी कि टाउ का मान जो होता है महत्तम मान होता है। क्यों होता है, जरा समझोगे इस चीज को। हमको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू, यानी टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है, मतलब कि पी ई साइन थीटा। जरा मैथमेटिकल भाव से समझोगे इसको। यहां पर आप 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। आपको पता है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन 90 का मान होता है 1। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 0 और 1 का ही रिलेशन से लेना पड़ता है। 0 को हम बोलते हैं क्या, मिनिमम, और 1 को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में वेरिएशंस होता है ट्रिग्नोमेट्री टर्म का। तो sin 90 यानी कि जब ये थीटा का वैल्यू 90 हुआ तो टॉर्क क्या होगा, यहां पर टॉर्क, इसीलिए टाउ मैक्स होगा। जब भी आपने यहां पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखा तो टॉर्क क्या होगा, मैक्स होगा, यानी कि टॉर्क का वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि 90 पर sin 90 का मान 1 होता है और sin 0 का मान 0 होता है, और 1 जो होता है मैक्सिमम वैल्यू देता है। इसीलिए जब भी अगर कहा जाए कि टॉर्क एक डाइपोल्स पर लगता है और थीटा का वैल्यू 90 है तो टॉर्क वहां पर कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हम आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको जानना जरूरी है, ये एग्जामिनेशन से आपको जानना जरूरी है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो रहा ये कंप्लीट हुआ। अब हम जरा बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। सेकंड पॉइंट का ये सेकंड पॉइंट जरा देखो क्या है। सेकंड पॉइंट का कंडीशंस है यहां पर। सेकंड पॉइंट, व्हेन डाइपोल इज parallel to electric field then it is stable. इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जरा आप दूसरा पॉइंट समझोगे क्या बोल रहा है। अब दूसरा पॉइंट जरा समझोगे। When dipole is parallel to electric field then it is stable equilibrium, यानी कह रहा है कि जब भी द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र का समानांतर होता है तो इसको स्थिर साम्य माना जाता है। स्थिर साम्य, साम्य का मतलब होता है शांत अवस्था में, यानी कोई काम हलचल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब निष्क्रिय हो जाएगा। कैसे, जरा समझिए। आपको पता है कि जब टॉर्क लगेगा तभी ना डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो कि ये हमारा डाइपोल है, इस पर टॉर्क ऐसे लगा तब लगे, इस पे क्या होगा, कुछ हलचल होगा, कुछ मूवमेंट होगा, यानी कि अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सामने से तीर आता है और हमें लगेगा तब ना हमको एक फोर्स महसूस होगा, हमको एक झटका लगेगा, हम गिर जाएंगे। और अगर कोई तीर हमारा बगल से पैरेलल होकर पार कर जाए तो कुछ नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं ना हुआ, तो हम जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। तो पैरेलल होने के कारण क्या होता है, जो उसका इफेक्टिव फोर्स जो होता है ना लगता ही नहीं है। पैरेलल हो, मान लो कि ये आपका है डाइपोल, ये आपका है क्या, डाइपोल है, मतलब कि आघूर्ण है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इस पर टॉर्क कुछ ऐसे लगा, टॉर्क ऐसे लग रहा है। अब देखो जरा, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो कोई किसी को इंटरफेयर कर रहा है नहीं ना। तो जब इंटरफेयर नहीं करेगा तो फिर उसमें कोई भी फीलिंग वाला बात ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए जब एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहा है, एक दूसरे पर कोई इफेक्टिव फोर्स नहीं लगा रहा है तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब साम्य अवस्था में शांत है, हमको कुछ नहीं हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति हम पर फोर्स अप्लाई करेगा तब ना हम मतलब अपने आप को असहज महसूस करेंगे, लेकिन हमें कुछ कर ही नहीं रहा है कोई, तो अपने आप को नॉर्मल रखेंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि जब भी एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है तो इक्विलिब्रियम होता है। जब ये तो इसमें पैरेलल नहीं है, इसमें पैरेलल नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, टॉर्क जो है उस पर परपेंडिकुलरली काम करना शुरू कर देता है। अगर ये होता है, ये आपका है डाइपोल,
माइनस क्यू प्लस पी, ये आपका हो गया डाइपोल, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 हो गया। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसे काम करना शुरू कर दे, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड EF पैरेलल है, तो कोई किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो इसमें बताओ, जब कोई किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इसको जरा एक और तरीके से मैथमेटिकल भी समझोगे। आपको पता है कि टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है, यानी कि पी साइन थीटा, और पैरेलल होने से थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है जी, 0 डिग्री। अब यहाँ पर जरा बात कर लो, पी साइन थीटा के जगह पर 0 डिग्री, साइन 0 का मान कितना होता है 0, मतलब क्या हो जाएगा वैल्यू 0। बताओ जरा कुछ हुआ यहाँ पे। आप या तो प्रैक्टिकल बात कर लो या आप इसमें मैथमेटिकल टर्म से बात कर लो, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम माना जाता है, मतलब कि स्थिर साम्य अवस्था में उसको माना जाता है। आप खुद देख सकते हैं, समझ गए। तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। हम जरा तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। आई होप कि आपको ये सब में काफी मजा आ रहा होगा। हम अपना थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ से थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इसको जरा समझो। थर्ड पॉइंट ये है ना, तीसरा ठीक इसका अपोजिट, व्हेन डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू electric field, then it is unstable equilibrium। ये क्या बोल रहा है समझिएगा। कह रहा है कि when dipole is anti-parallel to the electric field then it is unstable equilibrium, मतलब कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र का समानांतर नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र का समानांतर नहीं होता है, तब उसे हम अस्थिर साम्य मानते हैं, यानी कि अब वो साम्य अवस्था में नहीं रहा। अब वो साम्य अवस्था में नहीं रहा। जरा बात करते हैं। अभी तक तो वो मान लो कि हम तीर की बात कर रहे थे, अभी तक वो तीर समानांतर पास हुआ तो हमको कोई डर नहीं था, लेकिन अगर तीर सीधा कहीं से आए तो लगेगा तो भैया हम गिर जाएंगे ना। जैसे अगर कोई मान लो कि हमें फाइट मार रहा है इधर उधर से, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को अनस्टेबल फील करेंगे। लेकिन अगर कोई फाइट यहाँ से पार कर देगा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से कह रहा है कि जब ये एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल मतलब कि अब वो समानांतर नहीं रहा, समानांतर का उल्टा, समानांतर का विपरीत। तो समानांतर का विपरीत अगर समानांतर नहीं मतलब कहीं ना कहीं से लगेगा। तो अगर इसमें ये कह रहा है कि अब जब ये है कि आपका ये हो गया डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका या तो परपेंडिकुलर है तो कैसे भी लगेगा तो फोर्स अप्लाई तो करेगा ही। जैसे बात अब ये है आपका डाइपोल Q, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 12। अब इस पर ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मान लो परपेंडिकुलर ही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको तो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। तो मैथमेटिकल टेस्ट कर लो। आपको पता है कि टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू नॉट 0 का बात किया जाता है, थीटा 0 नहीं रहा है, मतलब कि अब पीई साइन थीटा का वैल्यू कुछ देगा, मतलब कि ये अब वैल्यू में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, अब ये स्टेबल नहीं रहा, मतलब कि अब ये 0 में नहीं रहा, अब कुछ वैल्यू देगा। इसलिए इसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब कि अस्थिर साम्य। अब साम्य नहीं है, साम्य मतलब शून्य होता है, अब साम्य नहीं है मतलब कुछ वैल्यू देगा। जैसे कि बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मतलब मान लेते हैं ऐसे कि कोई व्यक्ति तीर चलाए, अगर तीर का कोई सब पैरेलल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर वो तीर कहीं से लगेगा तो आपको फोर्स जरूर महसूस होगा, मतलब कि आप अपने आप को स्टेबल अनस्टेबल फील करोगे, मतलब कि आप अपने आप को असहज महसूस करोगे। एक बात समझ में। तो ये रहा कंडीशंस कि अगर कोई चीज एंटी पैरेलल में मतलब कि अब समानांतर अगर नहीं रहेगा कोई चीज तो वो असहज में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टर्म जो था वो आपके लिए बेहद जरूरी था। अब बात कर लो इसको, आप एग्जामिनेशन में से बात कर लो या फिर आप इसको बीएससीबी या फिर कोई भी बोर्ड का एज ए एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का बात कर लो, जो भी है वो इस रूप में आपको मिल सकता है। आई होप कि आपको ये सारा टर्म समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें कि एक से अधिक सिस्टम में आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है डाइपोल के लिए कितना होता है। तो हम जरा बात करते हैं इसको
देखिएगा आप लोग, चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी जब एक से अधिक रहता है तो वैसे खैर वो टर्म उतना डीपली नहीं है, तो फिर भी देख लिया जाए है क्या चीज। लेकिन वैसे टाइम हो गया है, वो वीडियो का लेंथ ज़्यादा होने के कारण दिक्कत हो रहा है आजकल, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कम टाइम में ही अधिक से अधिक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो लेंथ ज़्यादा होने से दिक्कत हो रहा है। तो जो भी है शॉर्ट फॉर्म में इसको ले लेते हैं। तो जो आज का हमारा जो लेक्चर था, उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये जो भी इसमें हम बात किए हैं वो कम्प्लीटली टर्फ और डाइपोल्स के बारे में जो भी जितना भी इंफॉर्मेशन था, आप रेफरेंस एनसीईआरटी जो भी बुक था, आपको जो भी डीपली टर्म चाहिए था सब आपको मिल चुका है। तो आप क्या करोगे, इसको बहुत बारीक ढंग से इसको आप केयरफुली पढ़ लेना। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो वो भी कर लेना। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ चीज़ हमें थोड़ा सा और ये चाहिए, तो आपका जो भी विचार बन रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। और साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर करो, और एक लाइक तो बनता है यार। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।